नमस्कार। मनीबी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पे हम 2.25 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स पहुंच गए और अभी 2 लाख तक जा रहे हैं। तो ये सफल हुआ क्योंकि हम जो प्रयास कर रहे थे, हम जो फंडामेंटल एनालिसिस, चाहे टेक्निकल एनालिसिस, चाहे फाइनेंस से संबंधित जो विषय हम हमारी समझ के अनुसार आप तक जो लेके आ रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से पसंद आए, इसलिए अपना चैनल इतना बढ़ा है इतने सालों में। तो सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद। और क्योंकि ये प्रक्रिया अपनी निरंतर चल रही है, इसलिए कॉरपोरेट टाइप्स भी हो रहे हैं अपने। और आज का ये जो अपना वीडियो है, ये मोतीलाल ओसवाल के साथ बनाया हुआ वीडियो है। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में शायद ही कोई होगा जो मोतीलाल ओसवाल का नाम नहीं जानता होगा। तो आज के वीडियोज़ में उनके जो भी रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी वेबसाइट में क्या क्या है, और हम जब बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स सोच समझकर निवेश करने का निर्णय। अपनी जो पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनके रिसर्च रिपोर्ट्स में कंबाइन होने वाली है। तो कहने का मतलब कि सिर्फ कुछ तो भी एक वीडियो बनाना ये उद्देश्य हमारा भी नहीं था, मोतीलाल ओसवाल का भी नहीं था, और इसलिए कुछ तो भी वैल्यू एडेड हो ताकि जिससे उनके जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो भी आप तक पहुँचे और उसकी डेप्थ क्या होती है ये आपको पता चले, और हम भी सिर्फ कुछ तो भी बात करें, इससे अच्छा ना होते हुए कंटेंट के साथ करें। तो लेट अस स्टार्ट द थिंग अबाउट मोतीलाल ओसवाल की। सबसे पहले तो इनके रिसर्च रिपोर्ट्स ही इन्होंने यहीं पे दिया हुआ है, इनके वेबसाइट पे दिया हुआ है कि 30,000 से ज़्यादा रिसर्च रिपोर्ट्स है, 250 से ज़्यादा स्टॉक्स है, 21 सेक्टर, 40 अलग अलग रिपोर्ट टाइप्स, 40 अलग अलग प्रकार के इनके रिपोर्ट्स हैं। और आज हम कई सारे रिपोर्ट्स देखने वाले हैं। इनके मिड कैप्स के अलग रिपोर्ट्स हैं, इनके डेरिवेटिव्स के अलग रिपोर्ट है, इनके IPOs के अलग रिपोर्ट्स हैं। सो जो एक आज डिस्काउंट ब्रोकरेज का जो एक कंसेप्ट चल रहा है, तो दोनों के अपने अपने प्लसेस माइनसेस होंगे, ये आप निश्चित करिए। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकरेजेस में आपको रिसर्च रिपोर्ट्स का सपोर्ट जनरली नहीं मिलता, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ स्पेशली मोतीलाल ओसवाल की। इनके जो रिसर्च रिपोर्ट्स आते हैं तो आप सोच समझ कर इन्वेस्ट। अच्छा, रिसर्च रिपोर्ट से सही में बेनिफिट होता है क्या? ये भी कई बार लोगों को सवाल रहता है कि रिसर्च रिपोर्ट तो बना दिया, फिर तो अल्टीमेट निर्णय तो आपका ही रहेगा, इन्वेस्टर का। उसमें डिस्क्लेमर भी होता है, सभी के रूल्स होते हैं, वो सब बात है। पर फिर भी आज हम रिसर्च रिपोर्ट्स एक्चुअल देखेंगे कि उन्होंने जो रिसर्च रिपोर्ट्स बनाए हैं वो किस तरह से चले। याद रखिए, अभी हम जब ये रिपोर्ट बना रहे हैं, आज हम जून 2020 में रिपोर्ट बना रहे हैं, तो इसके पहले के 2 या 3 महीने यानी कि मार्च 2020 ऐसा महीना था कि जहाँ पे हर एक स्टॉक की पिटाई हुई और कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था कि ऐसा शेयर बाजार गिरेगा। वैसे ही अप्रैल और मई 2020 में इतनी पिटाई हो गई थी मार्च में कि अप्रैल और मई 2020 में कोई अपेक्षा नहीं कर रहा था कि शेयर बाजार इतना ऊपर जाएगा। तो असली परीक्षा ऐसे समय, बाकी रोज के समय तो ठीक है, चलता है, चलते रहता है। तो इनके कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स, इन समय के दौरान के इनके रिसर्च रिपोर्ट्स देखेंगे, एंड वी विल ट्राई टू सी कि सही में इनके रिसर्च रिपोर्ट से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है या क्या नहीं हो सकता। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इनकी वेबसाइट है, वेबसाइट से स्टार्ट करेंगे। ये दिस इज़ व्हाट दे हैव। आप अगर रिसर्च अभी यहाँ पे अगर आप इनकी रिसर्च पे क्लिक करेंगे तो कंपनी रिसर्च, अलग अलग टाइप के इनके रिसर्च रिपोर्ट्स हैं। आप अगर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आपको एक ब्रॉड यहीं पे आइडिया मिल जाएगा। अलग अलग कंपनीज़ का आप देख सकते हैं, हिंडाल्को, जुबिलेंट, बजाज फाइनेंस, सो ये सब है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर हम कहीं पे भी मोर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको वो कंप्लीट रिपोर्ट जाने के लिए आपको आपका यूज़र ID पासवर्ड लगेगा, विच इज़ जो उनका इन्वेस्टर्स के लिए है। तो अगर आप, और नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए हुए हैं, अगर आपको मोतीलाल ओसवाल के साथ अगर ब्रोकिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट खोलना है, और अगर ये सारे रिसर्च रिपोर्ट जो हम अभी बात, यहाँ पे तो ये वेबसाइट में नहीं दिखेगा पर अपने पास है, हम देखने वाले हैं, तो आप नीचे दिए गए डिटेल्स में उनके साथ आप टच में आ सकते हैं, एंड यू कैन डिस्कस विद देम ऑल द थिंग्स, चाहे ब्रोकरेज हो, चाहे उनके जो भी सर्विसेज हो, चाहे एफ&ओ हो, चाहे मार्जिन हो, जो भी हो, एक बार सोच समझकर अगर आपको जमता है, एंड इफ़ दे आर एबल टू meet your needs, then obviously you can consider opening an account with Motilal Oswal. So this is one part. Let us go one step ahead. ये हो गए उनके रिसर्च रिपोर्ट्स के जो ओवरव्यू।
अभी तक हम गए नहीं, अपना रिसर्च रिपोर्ट्स में जाने वाले। एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि आप जब निवेश की बात करते हैं तो निवेश का मतलब केवल स्टॉक्स और उसमें भी केवल मिड कैप्स या केवल स्मॉल कैप्स या केवल फ्यूचर्स या केवल ऑप्शन, ऐसा नहीं होता है। निवेश यानी फिर आपको एक पूरा बुके होना चाहिए कि जिसमें आपको फिक्स्ड इनकम भी मिले, जिसमें आपको म्यूचुअल फंड्स भी मिले। तो द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग एंड द प्रोडक्ट्स विच दे हैव गिवन ऑन द वेबसाइट, तो इक्विटी, डेरिवेटिव्स, कमोडिटीज़, करेंसी, म्यूचुअल फंड, पीएमएस, हम पीएमएस पे बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल के पीएमएस के ऊपर हमारे इस वीडियो में कुछ डेटा के साथ हम बात करेंगे। आईपीओ, मी गोल्ड, इंश्योरेंस, फिक्स्ड इनकम, बॉन्ड मार्केट, सो सारे के सारे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल हैं। कहने का तात्पर्य, आप अगर एक पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगर आप करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट्स भी इनके पास अवेलेबल। अब ये है कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा चाहिए, या आपको ऑब्वियसली आपको खुद को भी पता रहना चाहिए, और दूसरी बात आपको उनसे बात करके एक कॉमन कुछ तो भी निकलेगा कि व्हाट। कई बार हमें खुद को पता नहीं होता है कि हमें क्या चाहिए होता है, और वो किसी सही व्यक्ति के साथ बात करके अगर होता है तो शायद हो सकता है। सो दिस इज द बैकग्राउंड। चलो लेट अस गो वन स्टेप अहेड। जो इनके रिसर्च रिपोर्ट्स हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हमने इनको बोला कि हमें कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स भेजिए, तो इन्होंने इतने सारे रिसर्च रिपोर्ट्स भेज दिए। जब भी हमने वहाँ पे देखा कि इनके कितने सारे टाइप ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स हैं, तो हर एक रिपोर्ट के अंदर तो हम जा नहीं सकते, जाने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो सटीक चीज़ें हैं जो हम इसमें से निकाल सकें वो हम एक एक करके देखेंगे। सो लेट अस डू अलग अलग स्टेप बाय स्टेप। जैसे कई सारे इन्वेस्टर्स को ये सब लेटेस्ट वाले रिपोर्ट्स हैं। कई बार इन्वेस्टर्स को और कई सारे इन्वेस्टर्स को हर बार ये चाहिए होता है कि मुझे ऐसे स्टॉक्स बताओ जो डिविडेंड अच्छा देने वाले हैं, जिनका अगला डिविडेंड आने वाला है या बोनस मिलने वाला हो। सो कॉरपोरेट एक्शन ट्रैक वो कई सारे इन्वेस्टर्स चाहते हैं। सो इनका एक अलग रिपोर्ट पूरा यही है, आप देख सकते हो। स्टॉक स्प्लिट्स कौन सी कंपनी में हो रहे हैं, राइट्स इशू, रिलायंस का अब भी राइट्स इशू आया हुआ है, डीमर्जर हो रहा है, अमलगमेशन, कैपिटल रिडक्शन। हमारी फंडामेंटल एनालिसिस के सीरीज में हमने बात करी है कि इक्विटी कैपिटल एक्सपैंड नहीं होनी चाहिए, तो उसका उल्टा अगर इक्विटी कैपिटल रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन यानी क्या है, जब कोई कंपनी बायबैक करेगी तो कैपिटल रिड्यूस होगी। पूरी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज है वो, जो हमने वहाँ पे थियरी में यानी वहाँ पे जो पढ़ा वो सारी चीज़ें आपको वॉलंटरी डिलिस्टिंग कुछ कंपनीज का है जिनका चल रहा है अभी। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपको हर एक चीज़ का यहाँ पे 10, 12, 13 पन्नों का रिपोर्ट होता है। वी कैन जस्ट गो थ्रू इट। कौन सी कंपनी का स्पिन ऑफ यानी अपनी कोई कंपनी होती है जो अलग से लिस्ट होने वाली है, डीमर्जर, अमलगमेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके काम की आ सकती है। सो दिस इज़ वन पार्ट की कौन सी कॉरपोरेट एक्शन, बायबैक्स, मर्जर्स, प्राइमरी मार्केट, वो सारा जो पार्ट है वो आपको एक पूरा का पूरा उनका रिपोर्ट इसी के लिए डेडिकेटेड होता है। इसको बंद करो। एक इन्होंने 28 मई को रिपोर्ट निकाला था, हाई कन्विक्शन रिपोर्ट है इनका। हाई कन्विक्शन रिपोर्ट है कि टेक्निकल डिलीवरी आइडिया की, इनका बोलना था 28 मई 2020 को। इनका जो भी पढ़ाई होगी है, उन्होंने कुछ चार्ट निकाला है, कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं, EMA 50, EMA 20, और उन्होंने कुछ चैनल बनाया हुआ है, ये RSI है, और उन्होंने नीचे इतनी सारी लंबी कहानी दी है कुछ तो भी। और इसके अंदर उनका सीधा सीधा बोलना ये है कि ये स्टॉक अभी 15,430 का है और ये 17,000 तक जा सकता है, यानी कि 12% ये स्टॉक ऊपर जा सकता है। और उन्होंने स्टॉप लॉस भी दिया था। 28 मई 2020 को उन्होंने ये रिपोर्ट दिया था। लेट अस सी कि इनका परफॉर्मेंस कैसा है। सो अगर आप NSE की वेबसाइट पे जाते हैं तो आज हम 3 जून को खड़े हैं आज हम, और आज आयशर का डेटा, या आयशर मोटर्स का डेटा है आपके सामने, आयशर मोटर्स इक्विटी, तो ये 17,550 पे बंद हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्होंने टारगेट दिया था 17,300 का, दैट मीन्स 12% का। द स्टॉक हैज़ गॉन अबव द टारगेट 17,550 आज के दिन में। सो द टारगेट हैज़ बीन अचीव्ड। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक अचीव ही होता है, स्टॉप लॉस भी सबका होता है, वो कोई अलग बात, एंड दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग कि इन्होंने जो एक हाई कन्विक्शन रिपोर्ट करके इनका जो कंसेप्ट है
वो कम से कम इस महीने में अगर आप देखेंगे तो ये अच्छा चला है। और एक और बात, हाई कन्विक्शन ऐसे मार्केट में कि जहाँ पे कोरोना है और रिसेशन की बात चल रही है, तो ऐसे इसमें आप एक कन्विक्शन के साथ, और वो भी एक ऑटो सेक्टर, आई मीन सबसे ज़्यादा कोई स्टॉक अगर कोई सेक्टर पिटा हुआ है तो वो ऑटो सेक्टर है। तो आपने ये भी इस पूरे होलिस्टिक में देखना चाहिए कि ऐसे माहौल में जहाँ पे रिसेशन की बात चल रही है, जहाँ पे ऑटो सेल्स बंद हैं, वैसे इसमें अगर कोई एक हाई कन्विक्शन रिपोर्ट निकालता है और वो भी ऑटो सेक्टर के स्टॉक के ऊपर, तो दैट मीन्स द रिपोर्ट पर्सन रियली नोज कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है एंड ही नोज हिज टेक्निकल एनालिसिस, उसको पता है, इसलिए उसने अदरवाइज कोई भी हाई कन्विक्शन के साथ बाहर आना थोड़ा सा कठिन होता है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से अभी अगर टारगेट मीट हुआ है तो ये अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दिस इज़ वन मोर रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट्स इन्वेस्टर्स को जाते हैं, जो आपको वो यूज़र आईडी पासवर्ड जो हमने जब भी देखा। चलो इसको भी बंद करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, आप देख लो 202 पन्ने का रिपोर्ट है ये, तो 202 पन्ने तो हम अभी यहाँ पे पढ़ ही नहीं सकते, लेकिन कुछ सही में बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस रिपोर्ट में, समझने लायक, पढ़ने लायक, तो हम उनके ऊपर ध्यान देंगे। बुल्स और बेयर्स डेपिक्ट भी बड़ा अच्छा किया है। बुल्स और बेयर्स है, आज तक हमको इतना ही पता था, अभी उनको ये मास्क भी लगा दिए। सो गुड डेपिक्शन, बट लेट अस लुक एट व्हाट दे आर सेइंग। बाकी सब ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं निफ्टी ईपीएस। अभी जब हम जो भी अपने व्यूअर्स हैं जिन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ देखी है, लेट अस क्विकली गो बैक टू आवर फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़। और ये अपनी फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ के 30 ही वीडियोज़ है, ज़्यादा वीडियो नहीं, 30 वीडियोज़, लेकिन लगभग 5.25 लाख व्यूज़ हो गए इसके। और कुछ कुछ वीडियोज़ को तो आप लोगों ने 400 के 150 के से ज़्यादा वीडियोज़ दिए। तो आप सबका धन्यवाद इसके लिए कि ये वीडियोस कब के 2 साल 3 साल पहले से वीडियोस बनाए हुए हैं, वो भी आप अब तक आपको वो पसंद आ रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद। लेकिन इसी सीरीज़ में, इसी श्रृंखला में आप ये जो रिपोर्ट हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, उसका अगर आपको बेस समझना है तो इस श्रृंखला में 2 वीडियोज़ हैं, इंडेक्स कैलकुलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग निफ्टी पीई रेशियो एंड निफ्टी पीई रेशियो, पी रेशियो एंड पी ग्रोथ। तो ये आप अगर देखेंगे तो आपको ये इनका जो रिपोर्ट है, ये आप इसको ज़्यादा अच्छे से आप इसको ग्रैस्प कर पाएंगे। हम लोग जिन्होंने देखा है वो लोग यहाँ पे जल्दी से समझ जाएंगे। देखिए, आज हम जब बात कर रहे हैं, आज जब हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं, तो निफ्टी ऑलरेडी 10,000 पे चले गया है। आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो निफ्टी इज़ ऑलरेडी, आप देख सकते हो वहाँ पे ऊपर निफ्टी का लेवल, निफ्टी का लेवल आ गया 10,061। सो आज निफ्टी 10,000 पे है। और इस बैकग्राउंड से अभी ये रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो क्या बोल रहा है कि FY 2021 में जो भी है, वी नाउ एक्सपेक्ट निफ्टी FY 20 EPS टू रिमेन एट 485 एंड FY 21 एट 499। तो आप अगर 10,000 के निफ्टी को 485 से डिवाइड करेंगे तो अपना निफ्टी का आज का पी आ जाएगा हिस्टोरिकल बेसिस पे 20 का पी आता है निफ्टी का। और अगर उन्होंने उसको जो 499 किया है, अगले साल का वो क्या बोल रहे हैं कि 499 आ सकता है। तो अगर आप 499 करते हो तो अगले साल का EPS यानी पीई 20 का आएगा। सो 20-21 के आसपास निफ्टी का पीई अभी है। अब अगर आप वो जो हिस्टोरिकल देखेंगे पूरा निफ्टी का, तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि निफ्टी का एवरेज पीई ये लगभग 19 के आसपास रहता है। दैट मीन्स वी कैन से आज, अब जब हम इनका रिपोर्ट देख के और अपना जो पुराना पढ़ाई देख के कर सकते हैं कि निफ्टी आज शायद फेयर वैल्यू के आसपास होगा। इतना जो बड़ा क्रैक आया है निफ्टी में 12,000 से अभी, तो दिस इज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ निफ्टी शायद बेस्ड ऑन दिस, ऐसा हम बोल सकते हैं हिस्टोरिकल बेसिस पे। दिस इज़ वन पार्ट। चलो अभी इसको और आगे जाते हैं। इस रिपोर्ट में अलग अलग सेक्टर्स का इन्होंने दिया गया है। उन्होंने एक बढ़िया चीज़ बनाई है कि इंडिया स्टोरी इन 10 चार्ट्स, स्टोरी ऑफ इंडियन इक्विटी मार्केट्स इन 10 की चार्ट्स। अभी 10 के 10 तो हम पूरे नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ कुछ
जो बहुत ज़्यादा बार जिनका उल्लेख, जैसे एक चीज़ होती है एम कैप टू जीडीपी, ये वॉरेन बफेट ने फेमस किया हुआ रेशियो है कि हिंदुस्तान का एम कैप टू जीडीपी कितना है, इज इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड, इज इंडियन मार्केट अंडर वैल्यूड। तो ये देखने के लिए हरदम एम कैप टू जीडीपी देखा जाता है। तो इन्होंने रिपोर्ट में FY4 से अब तक का यानी पिछले 10-15 साल का एम कैप टू जीडीपी आपको दे दिया। अच्छा, उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि FY8 आता है, यानी कि जब ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस, जब वो सब प्राइम क्राइसिस वगैरह सारा हुआ था उस टाइम का भी है। दैट मीन्स आज जब हम यहाँ पे है 54 पे है, उनका बोलना है कि एम कैप टू जीडीपी इज एट 54, FY20 एस्टिमेट जीडीपी पे एम कैप टू जीडीपी एज एट 54। तो केवल एक 54 का % का आंकड़ा देखे मतलब नहीं है, इसको आपने ऐतिहासिक दृष्टिकोण में हम कहाँ पे है वो भी देखना आवश्यक है। एंड देयरफॉर नाउ इफ यू सी पिछले 10-15 साल में वो लोग क्या बता रहे हैं कि 2008 में एम कैप टू जीडीपी ये 103% हो गया था। अब भी ये जो इतनी रैली चली इतने साल, तब एम कैप टू जीडीपी 80 के आसपास था। अभी जो मार्च में बड़ा फॉल हुआ उसके बाद हम 54 पे है, और हिस्टोरिकल एवरेज उनका बोलना है कि हमारा 75 के आसपास रहता है, 75%। दैट मीन्स अभी के परिस्थिति में हम पिछले 15 साल के हिस्टोरिकल एम कैप टू जीडीपी से नीचे है। दैट मीन्स व्हाट, अगर एक दीर्घावधि का निवेशक है तो उसने यहाँ पे सोचना चाहिए एंटर करने का। दैट इज हाउ ये, इसलिए ये रिसर्च रिपोर्ट्स को पढ़ना या आंकड़ों को समझना इसलिए आवश्यक। चलिए और आगे देखेंगे 2008 में क्या हुआ था। आप देखिए 2008 में जब वो लंबा फॉल आया था, जिसको सबको याद है इनको, तो आप देख सकते हो तब 55% हो गया था। दैट मीन्स अभी हमारा एम कैप टू जीडीपी ये 54 का है। दैट मीन्स ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस से भी नीचे या लगभग उसी स्तर पर आप पकड़ सकते हो अपना एम कैप टू जीडीपी है। दैट मीन्स हम इतना नीचे गिरे हुए हैं अपने मार्केट में फ्रॉम अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अगेन FY4 जो और पुराने निवेशक होंगे, जिनको पता होगा कि Y2K बूम बस्ट जो हुआ था और उसके बाद सेंसेक्स 3000 पे आ गया था, और 3000 से सेंसेक्स ये जो 21000 पे जो लंबी रैली गई थी, तो उस समय अपना एम कैप टू जीडीपी 42 और 52 तक चले गया था। तो आप ये पार्ट देख लीजिए, आप ये पार्ट देख लीजिए, और आप आज का पार्ट देख लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि जो सबसे निचला स्तर था एम कैप टू जीडीपी का पिछले 15 साल में, हम अभी कहीं तो भी शायद उस निचले स्तर के आसपास है। एक चीज़ हमने अभी क्या देखी इस रिसर्च रिपोर्ट में कि पीई ये हिस्टोरिकल एवरेज पे है। हिस्टोरिकल एवरेज पे इसका मतलब है एवरेज से नीचे भी जा सकता है, ये भी हरदम याद रखना है। दूसरी बात कि हमारा एम कैप टू जीडीपी के बेसिस पे जो दिख रहा है, हम शायद जितना नीचे पहले गए थे हम शायद उसके आसपास है। चलो और आगे जाते हैं। निफ्टी और निफ्टी पीई का अलग अलग समय पे उन्होंने निकाला है, और जिसमें उन्होंने बोला है कि अभी निफ्टी का ईपीएस एक सिर्फ ये देख लो, उनका क्या बोलना है कि निफ्टी रिटर्न्स का CAGR, अपना जो फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो जिसमें PEG रेशियो निकाला है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि निफ्टी का CAGR यानी निफ्टी का बढ़त और उसके अर्निंग का बढ़त, दो चीजें हैं। निफ्टी और निफ्टी का बेस रहेगा उसका अर्निंग। तो यहां पे उनका बोलना है कि निफ्टी का जो CAGR है और निफ्टी के अर्निंग्स का जो CAGR है, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ये फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज है, इसमें आपको जाना पड़ेगा और उसमें आपको ये PEG और निफ्टी वाला रेशियो देखना पड़ेगा। लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो पकड़ लेंगे कि निफ्टी का जो CAGR, निफ्टी का जो ग्रोथ रेट है और निफ्टी के अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है, ये चार्ट में वो लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि, और ये कब से दिखा रहे हैं, मार्च 2000 से 98 से। तो वो बोल रहे हैं कि दे आर ऑलमोस्ट द सेम, यानी कि PEG शायद 1 के आसपास है, ऐसा उसका मतलब बन सकता है। चलो लेट अस गो वन स्टेप अहेड। और भी कई सारे चार्ट्स हैं, अभी हर एक चार्ट नहीं देखें। हाँ, एक और बात, कौन से टॉप 15 स्टॉक्स है ना, कौन से स्टॉक्स ने कितना डिलीवर किया, पूरा का पूरा सेक्युलर है कि नहीं है। सो कौन से सेक्टर्स ने ऊपर गए, कौन से सेक्टर्स नीचे गए, $1 बिलियन कंपनीज कौन सी आई। एक बड़ा इंटरेस्टिंग रेशियो होता है बियर रेशियो।
बियर का मतलब होता है बॉन्ड्स एंड अर्निंग्स, यानी कि बॉन्ड का यील्ड और अर्निंग्स यील्ड, स्टॉक्स का अर्निंग का यील्ड, ये दोनों का जो रिलेशन होता है तो वो उन्होंने यहाँ पे निकाला गया। अभी अर्निंग्स यील्ड क्या होता है, देखो अर्निंग्स यील्ड यानी 1/PE। आपका PE अगर 20 का है तो इज इक्वल टू आप 1/PE कर दो, सॉरी इज इक्वल टू 1/PE अगर आप करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ रहा है 5%, यहाँ पे आ रहा है 5%, 1/PE इज अर्निंग्स यील्ड। तो व्हाट दे आर सेइंग इज, अच्छा ये अर्निंग्स यील्ड को, हाँ सिर्फ ये तो आपके इक्विटी का अर्निंग्स यील्ड हो गया। आपका अगर बॉन्ड अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड का यील्ड अगर लगभग 6% के आसपास होगा, तो उनका क्या बोलना है कि अगर इक्विटी 4% दे रहा है या 5% दे रहा है और बॉन्ड 6% दे रहा है तो मतलब क्या है, देयरफॉर ये पहले बॉन्ड को तो पहले छोड़ दो, पहले सिर्फ इतना समझ लो कि इक्विटी का पीई हमें कम से कम चाहिए। जब पीई कम से कम, अगर ये 20 की जगह अगर ये 10 रहा, अगर ये 20 की जगह 10 रहा तो अपने आप ये रेशियो बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स हमें इक्विटी का पीई कम चाहिए, तभी इक्विटी का अर्निंग्स यील्ड ज़्यादा रहेगा। और इक्विटी का अर्निंग्स यील्ड ज़्यादा रहेगा किसकी तुलना में, बॉन्ड मार्केट, बॉन्ड यील्ड की तुलना में ज़्यादा रहना चाहिए। ये यहाँ पे तो बॉन्ड मार्केट 6% दे रहा है और इक्विटी 5% दे रहा है, कोई क्यों जाएगा। आपको अगर हाई रिस्क एसेट 5% दे रहा है और लो रिस्क एसेट 6% दे रहा है तो कोई हाई रिस्क में क्यों जाएगा। तो ये उसको उस तरह से देखने का है, लेकिन उसको उल्टा भी आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया है कि जैसे अर्निंग, अच्छा इन्होंने जीसेक और फॉरवर्ड यील्ड, ठीक है, वन एंड सेम थिंग, बट द पॉइंट इज कि जब आपका बॉन्ड मार्केट का अर्निंग्स यील्ड ये इतना ज़्यादा रहेगा तो कोई बॉन्ड मार्केट छोड़ के इक्विटी मार्केट में क्यों आएगा। तो इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे कि इसको नीचे गिरना पड़ेगा। एक तो अपना पीई कम होना चाहिए, वो तो है, इक्विटी मार्केट का अलग बात है, लेकिन सब जगह पे आज ये चर्चा हो रही है कि जो इंडिया के बॉन्ड मार्केट के यील्ड्स हैं वो जहाँ पे शॉर्ट टर्म यील्ड नीचे आ गए, लॉन्ग टर्म यील्ड आपके 6% पे ही है एंड दे आर स्टिकी एट 6%, एंड देयरफॉर उनको नीचे आना पड़ेगा। जब वो नीचे आएंगे, क्योंकि ये लॉजिकली कहीं तो भी सही नहीं लग रहा है कि लो रिस्क एसेट ज़्यादा रिटर्न दे रहा है और हाई रिस्क एसेट कम रिटर्न दे रहा है, एंड देयरफॉर इसको बैलेंस करने के लिए दिस पार्ट विल हैव टू, ये तो ठीक है एक अलग पार्ट है, वो आपके एनालिसिस का और स्टडी का पार्ट है, पर ये भी रेशियो उन्होंने यहाँ पे दिया। कहने का क्या मतलब है, ये जो इतना बड़ा उन्होंने रिसर्च रिपोर्ट बनाया उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को उन्होंने सामने लाया और पिछले कई सालों का रेशियो वो लोग लेके आ गए। नेक्स्ट पार्ट व्हाट दे आर सेइंग इज ट्रेलिंग पी, ये जो हमने बात करी कि अगेन मार्च 2005 से अब तक अगर आप देखो तो हिस्टोरिकल पीई 19 का है लगभग, और जहां पे निफ्टी का पीई अभी है, सो ऑन अ हिस्टोरिकल बेसिस वी आर एट द एवरेज, दैट इज व्हाट देयर चार्ट इज आल्सो सेइंग। सो ये पूरा 200 पन्ने का रिपोर्ट है, हम पूरे 200 पेजेस नहीं देखेंगे। कहने का क्या मतलब है कि आपको एज एन इन्वेस्टर ऐसे अगर रिपोर्ट्स मिलते हैं, आपको एज एन इन्वेस्टर ऐसा अगर इनपुट मिलता है तो आप और ज़्यादा अच्छा निर्णय ले सकते हैं। दैट इज़ वॉट इज़ वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस रिपोर्ट। और अभी ये पूरा और नीचे इसमें जा सकते हैं, एक एक कंपनी स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक दिया हुआ है, पर और सब चार्ट्स में और सब एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत बढ़िया रिपोर्ट है ये, और लेटेस्ट भी है। सो इसको हम यहाँ पे अभी बंद कर देते हैं, एक एक रिपोर्ट बंद करते जाएंगे। ये कॉर्पोरेट एक्शन हमने बंद कर दिया है। मिड कैप मॉनिटर अगेन सेम कि मिड कैप से रिलेटेड इनके जो रिपोर्ट्स है उसमें कौन से मिड कैप का क्या फाइनेंशियल्स हैं, क्या वैल्यूएशन है, एबिटडा मार्जिन, रेवेन्यू ग्रोथ, मिड कैप्स, केवल मिड कैप्स। और ये रिपोर्ट भी पूरा आप देख सकते हो 25 पन्नों का रिपोर्ट है। आपको इसमें जो जो चाहिए एक अच्छे आरओई, अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज देखेंगे, आरओई और डेट टू इक्विटी, हम ये दो पैरामीटर्स पे हरदम बात करते रहते हैं। डेट टू इक्विटी कम से कम चाहिए, आरओई ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। ये आपको यहाँ पे कंपनीज मिल गई, कौन सी आरओई, आप ये देख लो, गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, डेट टू इक्विटी 0.3, आरओई 28, 24, 28 का
28 का ROE, 25 का ROE ऐसे समय में जहाँ पे इकोनॉमी रिसेक्शन में जा रही है और जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो हार्डली 0.3 है, तो ये सारे तो ऐसे ऐसे डिसीजन बन जाएंगे अगर आपको ऐसा डेटा किसी ने दिया तो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स आप पढ़ाई के लिए भी कर सकते हो और यहाँ पे तो इन्होंने दिया ही है डिटेल्स इसके बारे में। वैसे पैट इसका पीई क्या चल रहा है, 30-31 का पीई चल रहा है, ठीक है। जो भी है, गैलेक्सी का एम कैप कितना है, 5000 करोड़ की एम कैप की कंपनी है, सिर्फ 5000 करोड़ की अगर एम कैप की कंपनी है जिसका 28 और 24 का ROE है और डेट अगर कुछ भी नहीं है, तो ऐसे एम कैप्स आपने कंसिडर करने चाहिए। इन्वेस्ट करना है नहीं करना है आप देखिए, लेकिन ये पैरामीटर्स होते हैं और जो आप देख सकते हो कि एक स्नैपशॉट में, तो 25 पेज एक स्नैपशॉट में पता चल गया। उन्होंने और कई सारी चीज़ें दी है, स्पेशल SRF है, आरती है, अतुल है, विनती है, लेकिन हर एक में सबका ROE कंसिस्टेंटली 24 का नहीं है, किसी का 17 है, 18 है, 18 है, 23 है, समथिंग लाइक दैट। अब इसका 23 है तो बीच में 19 भी आ जाता है फिर सो ये सारी चीज़ें आपको एक स्नैपशॉट में मिलती है और वो आप उसको उस तरह से पढ़ाई भी करते आनी चाहिए। सो ये एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है, बहुत सारा डेटा है इसमें, और भी कई सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन हम अभी सिर्फ इसके ऊपर ही रहेंगे। एक नया रिपोर्ट उन्होंने भेजा है कि थोड़ा नया रिपोर्ट इन द सेंस कि उन्होंने एक इनिशिएटिंग कवरेज का रिपोर्ट बनाया, लेकिन ये थोड़ा पहले बनाया हुआ रिपोर्ट है, इसलिए इसके ऊपर बहुत डिस्कशन नहीं करेंगे। ये 2019 नवंबर में बनाया रिपोर्ट है, तब कोरोना नहीं था, तो उसके बाद सारी चीज़ें बदल गई है। बट अगेन न्यू कंपनीज़ के जो रिसर्च रिपोर्ट्स हैं वो ये लोग भेजते रहेंगे, सो इसके बेसिस पे आप डिसीजन बना सकते हो। डेरिवेटिव्स रोल ओवर, ये लेटेस्ट डेटा है 29 मई का, कौन सी कंपनी में कौन से बैंक निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी में क्या हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो भी है। सो आप में से जो लोग डेरिवेटिव्स में इंटरेस्टेड होंगे वो। लेट अस टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स भेजे हैं, उन्होंने कुछ उनके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस भेजे हैं। सो इन द मंथ ऑफ, आप देख सकते हो मार्च मई, तो उन्होंने ऐसे स्टॉक्स, ये आप देख सकते हो 3 मार्च, 5 मई, जनवरी, मार्च, मई, ये सारे शॉर्ट टर्म पोजिशनल हैं। उन्होंने रिकमेंडेशन क्या दिया था, कुछ तो भी सेल का, कुछ बाय का, कुछ सेल का, कुछ बाय का, और जो जो रिकमेंडेशन दिया था और टारगेट अचीव किया था, उन्होंने ये सारे रिपोर्ट्स भेजे हैं। उन्होंने ये सारा वो भेजा है कि जहाँ पे उनके टारगेट्स अचीव हुए हैं, कितने समय में अचीव हुए, 13 महीने में, 7 महीने में, जो भी है, नहीं, होल्डिंग पीरियड इन डेज, 3 दिन, 15 दिन, 2 दिन। सो कम कम समय में इन्होंने जो इनके टारगेट्स अचीव हुए हैं, ये वो वाला रिपोर्ट है। सो दैट इज़ फाइन, बट ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड दैट इज़ वेरी ह्यूमन, कि हर एक रिपोर्ट या हर एक कॉल नहीं चलता है और चल ही नहीं सकता। अगर हर एक रिपोर्ट चलता है तो आपने चिंता करनी चाहिए कि ऐसा कैसा हर एक चल रहा है करके। सो देयरफॉर इसीलिए इनका एक ये भी देखना आवश्यक है कि इन्होंने मई में एक रिसर्च रिपोर्ट निकाला था जिसमें उन्होंने कहीं तो भी बोला था कि 10,000 के ऊपर जाना थोड़ा कठिन रहेगा, और आज यानी कि उनके रिपोर्ट में थोड़ा सा उन्होंने ये बोला था कि ये नहीं बोला है कि 10,000 के ऊपर जा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने बोला कि 10,000 तो रिसेंट बाउंस इज लाइकली टू एंड, तो इनका बोलना था कि जो बाउंस हुआ है वो शायद ख़त्म होगा। लेकिन आज जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आज निफ्टी ऑलरेडी 10,000 के ऊपर गया है। कहने का क्या मतलब है कि कोई भी रिसर्च रिपोर्ट जब आता है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन जब आता है, तो ऐसा नहीं है कि हर बार वो चलेगा ही चलेगा। आपको एज एन इन्वेस्टर ये देखना है। अब जैसे हमने अभी गैलेक्सी सर्वे देखते देखते वो दिख गया कि गैलेक्सी करके कोई कंपनी है करके, तो कई बार अच्छी कंपनियां आपको लेके बैठना पड़ेगा। अब ऐसा ये जब टाइम आ रहा है, तो ऐसे टाइम पे जब सब कुछ पिटाई हो रही है, तो ऐसे में कोई भी स्टॉक नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें होगी। एज एन इन्वेस्टर आपको आपका पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है। अगर आप ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं और ट्रेडिंग कॉल्स के बेसिस पे अगर आप लेते हैं, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कुछ कुछ नहीं भी चलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। ये मैं ट्रेडिंग के और शॉर्ट टर्म पोजिशनल के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इफ़ यू आर मेकिंग मनी देन इट मेक्स सेंस। हर एक थोड़ी तो चलने वाला है। सो ये इसलिए हमने देखा कि उन्होंने जो रिपोर्ट्स, उन्होंने जो कॉल्स दिए थे, जैसे हाई कन्विक्शन कॉल हमने देखा, वो एक्सेल फाइल उन्होंने देखी, तो 2000 गुड वो उनके चले हुए हैं। और यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा एक बताया था कि 10,000 कठिन हो सकता है, लेकिन
आज 10,000 गया है, तो ये बाउंस इज लाइकली टू एंड, जो उन्होंने बोला था वो नहीं हुआ। तो दैट्स ओके, वो होने वाला है मार्केट में। सो इसको भी बंद करते हैं। और हमने पीएमएस की बात करी थी, बाकी सब छोड़ो। 2 महीने पहले कोरोना आया, कोरोना के बाद बाजार गिरा, फिर अप्रैल मई में मार्केट तेजी आई, ये सब चीज़ें 1 महीने 2 महीने की बात मत करो। यहाँ पे इन्होंने, और ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे समझने के लिए, बिकॉज दिस स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ द परफॉर्मेंस। तो वो क्या बोल रहे हैं कि लेटेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ ये एज ऑन 31 मार्च है, एज ऑन 31 मार्च इन्होंने, यानी कि मार्च यानी कि ख़त्म हो गया है, यानी कि कोरोना का इम्पैक्ट वाला जो मार्च वाला जो महीना है जिसमें स्टॉक मार्केट गिरा था वो इसमें आ गया है। तो उनका 1 मंथ का परफॉर्मेंस देखिए कि ये 26% से टूटा है और निफ्टी 23% से टूटा है, लगभग सरी का। तो 1 महीने में, और जो सबसे बुरा महीना था पिछले कई वर्षों में, उसमें जहाँ निफ्टी 23% से टूटा है, वहीं पे इनका पोर्टफोलियो का वैल्यू केवल 26% से टूटा है। सो दिस इज ओके। हाँ, मैं निवेशक, मैं तो यही चाहूँगा कि ये 26% भी नहीं टूटना चाहिए निफ्टी को। मैंने आपको पैसा क्यों दिया? क्योंकि निफ्टी मुझे नहीं समझता इसलिए। तो निफ्टी 23% गिरा तो आपका तो भैया 0 या प्लस रहना चाहिए। ये अपेक्षा इन्वेस्टर की थोड़ी ज़्यादा रहती है, और तो ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पोर्टफोलियो पे मैनेज करते हैं वो भी इंसान ही रहते हैं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि ये 23% गिरा है और ये 80% गिर गया। तो ऐसी सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हर बार आप प्लस हो ही नहीं सकते। सो ये ब्रॉडली इन लाइन है। सो दिस इज़ वन गुड थिंग। अच्छा, डेटा दिखा रहे हैं, मैं तो अपने आप से बता रहे हैं। 3 महीने का देखो 29, 30 माइनस, ब्रॉडली इन लाइन। शायद ये हेज करके रखे होंगे अभी, आई डोंट नो रेगुलेशंस क्या है, पर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में आएंगे अगर, तो आपको दिखेगा ओवर अ 10 ईयर पीरियड, जहाँ निफ्टी ने 5% का CAGR दिया है, वहाँ पे इसने 8% का दिया है। अब 3% कंपाउंडेड ओवर अ 10 ईयर एक्स्ट्रा, दैट इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। सेकेंडली, ओवर सिंस इंसेप्शन, इनका कब का इंसेप्शन है पता नहीं, पर जब भी का भी इंसेप्शन है, सिंस इंसेप्शन निफ्टी ने 13% का रिटर्न दिया है, और इनके CAGR, इनका जो PMS है उसका 19.5-20% के आसपास का उनका CAGR। ये देखना आवश्यक है। मैं आपको कुछ कॉल दे सकता हूँ जो 1 हफ्ता चलेंगे, 2 हफ्ता चलेंगे, 3-4 महीने चल जाएंगे। आप 1 साल भी नहीं, 2, 5, 8, 10, 20 साल तक अगर आप परफॉर्मेंस करते हो, तो दैट इज व्हाट इज रियली गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। तो ट्रेडिंग कॉल्स चाहिए, ट्रेडिंग कॉल्स की बात करी हमने। डेरिवेटिव्स चाहिए, डेरिवेटिव्स के रिपोर्ट्स है। मिड कैप चाहिए, मिड कैप के रिपोर्ट्स है। फंडामेंटल के रिपोर्ट्स है। इंडिया स्ट्रेटेजी के रिपोर्ट्स हैं। PMS चाहिए, PMS के रिपोर्ट्स है। सब कुछ है, सब कुछ इनका परफॉर्मेंस के साथ है। ऑल्सो प्रेजेंस ऑल ओवर द कंट्री, नाम बहुत पुराना नाम है। एक इम्पॉर्टेंट बात, आप अगर F&O भी करते हो तो ये हरदम रखिए कि मार्जिन पूरी यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ब्रोकर के और क्लाइंट के जो झगड़े होते हैं वो मार्जिन और ओवर ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो जहाँ पे सारी चीज़ें सही है, वहीं पे अगर आप खुद गलतियाँ कुछ यहाँ पे करेंगे, ओवर पोजीशनिंग, मार्जिनिंग ले लिया, अभी नए रूल्स आ गए एक्सचेंज के कि जिसमें हेज पोजीशंस को कम मार्जिन लगेगी। तो ये सारी चीज़ें समझ बूझ के अगर आप आएंगे और एक अच्छे ब्रोकर के साथ रहेंगे और खुद भी गलतियाँ नहीं करेंगे, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। पढ़ाई करके करेंगे, ट्रेडर है तो ट्रेडर के हिसाब से काम करो, इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर के हिसाब से काम करो। कई बार लोग अलग अलग पोर्टफोलियोज बनाते, जो भी है, पर जो भी तरीका होगा उसमें डिसिप्लिन होना आवश्यक है, एंड द रिजल्ट्स आर देयर अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो ये हो सकता है। दिस कैन बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो हमारा ये पूरे प्लेटफॉर्म से ये बात करने का पूरा प्रयास ही ये है कि एक विन विन सिचुएशन बने, ताकि जब इंडियन मार्केट्स ग्रो करे, आप अगर अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ देखें, हम इस पे एंड करेंगे। अगर आप अपनी फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज़ देखेंगे तो जब भी यील्ड कर्व्स में इतना स्टीपनेस था जो कि आज है, तो उसके बाद मार्केट में रैली हुआ है। आप 2003 देखिए, शॉर्ट टर्म यील्ड और लॉन्ग टर्म यील्ड में बहुत 2% का डिफरेंस था। अब 2008 देखिए, शॉर्ट टर्म यील्ड और लॉन्ग टर्म यील्ड में 2% का डिफरेंस था, और आज तो शॉर्ट टर्म यील्ड और लॉन्ग टर्म यील्ड में लगभग 3% का डिफरेंस है। और जब ये कंडीशन होती है तो हिस्टोरिकली कई बार देखा, 2 बार तो इंडियन मार्केट में देखा गया है कि स्टॉक मार्केट में लंबी तेजी आती है, क्योंकि लिक्विडिटी उतनी होती है। सो
जो कि उनका वो जो हमने देखा कि उसके वो यील्ड्स तो नीचे आने पड़ेंगे गवर्नमेंट्स के G-Secs के, पर स्टॉक मार्केट हैज़ द पोटेंशियल टू गो अप इफ़ थिंग्स गो राइट। ऑल्दो देयर इज़ कोरोना का फियर, ऑल्दो देयर इज़ ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग, तो भी मार्च में बाजार गिरने के बाद अप्रैल में इतना ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं था। और आज भी कई लोग बोल रहे हैं कि अभी मार्केट गिरेगा, अभी मार्केट गिरेगा। लोग राह देख रहे हैं मार्केट गिरने की। मार्केट रोज 100 पॉइंट, 500 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट रोज ऊपर जा रहा है। तो इसलिए एक बात सुनो और इसी पे हम एंड करेंगे। अच्छे स्टॉक्स लो, लेकर बैठे रहो और पुट ऑप्शन से अपने पोर्टफोलियो को हेज करके रखो, पढ़ के काम करो, एंड डू दैट कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। आप वीडियोस देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियोस चाहे फंडामेंटल, टेक्निकल, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड मार्केट के हम लोग बनाते रहेंगे। बॉन्ड मार्केट जो कि बहुत कम लोगों को पसंद है या समझ में आता है, उसके वीडियोस को आप इतना प्रतिसाद दे रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।